आप सभी को प्रणाम। मैं मनीष मिश्र, ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान से। यहाँ पे आईसीसीआर हिंदी चेयर पे मैं कार्यरत हूँ एज ए विजिटिंग प्रोफेसर। और आज मैं आप लोगों के साथ अपने एक प्रपत्र जो साहित्यिक सांस्कृतिक संबंधों का जो भारत और उज़्बेक का फलक है उसको लेकर मैंने लिखा, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ जानकारी साझा करूंगा कि किस तरह साहित्यिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान में दोनों ही देश लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो भारत और उज़्बेकिस्तान साहित्यिक सांस्कृतिक फलक। हम जानते हैं उज़्बेकिस्तान हिमालय के उस पार है, तो हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों को पार करते हुए मध्य एशिया और भारत के बीच साहित्यिक सांस्कृतिक संबंधों को उज़्बेकिस्तान और भारत के संदर्भ में देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोवियत संघ के विघटन के बाद, मतलब सन 1991 के बाद एशिया में कई नए राष्ट्रों का उदय हुआ। उनमें से एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान में भारतीय साहित्य और संस्कृति के वैश्विक प्रचार प्रसार को लेकर ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो हमें खुशी देता है या जिसको सुनकर हम खुश हो सकते हैं। दरअसल हमारे देखे हुए बहुत सारे ख्वाब ऐसे हैं जिसे उज़्बेकिस्तान और भारत के लोग मिलकर साकार कर रहे हैं। हिंदी उज़्बेकी रिश्ते का ये नयापन, उनकी भाषाई कशीदाकारी का ये जाल एक ऐसे ताने बाने को बुन रहा है जो दोनों ही देशों के हित में है। दोनों तरफ से साहित्यिक विद्वान जिस तरह आदान प्रदान के कार्य में अनुवाद के माध्यम से लगे हुए हैं, उसमें यह निश्चित कर पाना बड़ा मुश्किल सा लगता है कि कौन किसका ज़्यादा मुरीद है। ऐसा लगता है कि एक दूसरे की भाषा के जादू में सम्मोहित होने की हद तक काम हो रहा है। यह फैलाव और प्रभाव निश्चित तौर पर भविष्य में एक नई दिशा का आगाज करेगा। पसर जाने वाली मुस्कान की तरह हिंदी उज़्बेकियों के दिल को छू रही है और भाषा के स्तर पर इन दोनों ही देशों में अभी एक दूसरे को आजमाने की बहुत गुंजाइश है। इन दोनों देशों के लोगों के बीच भी स्वभावगत उदारता और किरदार का बड़प्पन इन्हें बेहतरीन की तलाश में एक साथ लाया है और ये लोग निरंतर इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उज़्बेकिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक देश है। हम जानते हैं इसके उत्तर में कजाकिस्तान जो है राष्ट्र है, उत्तर पूर्व में किर्गिस्तान, दक्षिण पूर्व में तजाकिस्तान, दक्षिण में अफगानिस्तान और दक्षिण पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान स्थित है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर जो है ताशकंद है, जहाँ से मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। उज़्बेक भाषा उज़्बेकिस्तान की बोली जाने वाली भाषा है, जबकि रूसी पूरे देश में व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है। उज़्बेकिस्तान में इस्लाम प्रमुख धर्म है। अधिकांश उज़्बेक सुन्नी मुसलमान हैं। उज़्बेकिस्तान में जातीय समूहों और संस्कृतियों का व्यापक मिश्रण है, जिसमें उज़्बेक बहुसंख्यक समूह है। उज़्बेक भोजन स्थानीय कृषि से प्रभावित है। उज़्बेकिस्तान में अनाज की खेती बहुत अधिक है। यहाँ ब्रेड और मांस प्रमुख भोजन का हिस्सा है। देश में भेड़ों की प्रचुरता के कारण मटन लोकप्रिय है और ये विभिन्न उज़्बेक व्यंजनों का हिस्सा है। समोसा जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे समसा और पुलाव जैसे भारतीय व्यंजनों का मूल स्थान संभवतः उज़्बेकिस्तान ही है और यहाँ के समोसे तले नहीं जाते, वो तंदूर में पकाए जाते हैं और यहाँ उस तरह मसालों का तगड़ा उपयोग भी नहीं होता जिस तरह से हिंदुस्तान में होता है। तो यहाँ के आप समोसे खाएंगे तो आपको एक नया ही अनुभव होगा, क्योंकि भारत में जिस तरह से समोसे बनते हैं यहाँ पे जो है उनके बनाने का तरीका जो है पूरी तरह से अलग है। उज़्बेकिस्तान को लेके और खान पीन को लेके इनके यहाँ बहुत सारे मीठे पदार्थों से भी बनने वाली चीज़ें हैं। सोमालिक इनका एक प्रमुख इनकी प्रमुख मिठाई है जो मेरी जानकारी में आई। तो ये तमाम बहुत ड्राई फ्रूट्स हैं, दूध है, दूध के प्रोडक्ट्स हैं, साग सब्जी है। मतलब ये एक ऐसा देश है जहाँ पे लगभग सभी लोग मांसाहार करते हैं। लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं तो आपके लिए भी बहुत सारे
विकल्प हैं, मतलब फल, सब्जियां, दूध से बने प्रोडक्ट, सूखे मेवे, ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पे, ब्रेड, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। अक्सर लोगों का ये सवाल आता है कि उज़्बेकिस्तान में शाकाहारी लोगों के लिए क्या, लेकिन शाकाहारी लोगों के लिए तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उज़्बेकिस्तान की पहचान निश्चित नहीं है। यह एक समृद्ध इस्लामिक विरासत वाला मुस्लिम बहुल देश है। यह मुस्लिम दुनिया के कुछ उत्कृष्ट व्यक्तित्वों का जन्म स्थान रहा है। यहाँ के बहुत सारे ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी जन्मस्थली जो है यहाँ रही है, जैसे हदीस इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद की परंपरा के पहले संकलनकर्ता सली बुखारी और नक्शबंदी सूफी संप्रदाय के संस्थापक बहाउद्दीन नक्शबंदी जो हैं यहीं से थे। मध्यकाल में बुखारा और समरकंद शहर इस्लामी शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थे। समरकंद काफ़ी लंबे समय से इतिहास के प्रसिद्ध नगरों में एक रहा है। उज़्बेकिस्तान इतिहास में दर्ज अपने जिन पूर्वजों पर गर्व करता है उनमें इमाम बुखारी, आला तरमिजी, नक्शबंद, अहमद यसावी, अल खोरेजमी, बरूनी, इब्न सीना, एविसेना जिसको कहते हैं, अमीर तैमूरलंग, उलुग बेग और बाबर का नाम प्रमुख है। इन सभी ने पूरे विश्व में अपने साहस, शौर्य और चातुर्य की छाप छोड़ी और ताशकंद, समरकंद और बुखारा जैसे और खीवा जैसे उज़्बेकिस्तान के प्राचीन शहर अपनी सांस्कृतिक विरासत और व्यापार से जुड़ी गतिविधियों के लिए हमेशा से ही मशहूर रहे। हम जानते हैं कि हम जिसे सिल्क रूट कहते हैं वो समरकंद और बुखारा जैसे शहरों से होकर ही जाता है। यहाँ अनेक जातियों जनजातियों के बीच सह अस्तित्व की परंपरा ने इस देश में साझी संस्कृति को बढ़ावा दिया। सह अस्तित्व और साझी विरासत भारत की भी पहचान है। ईरानी, तुर्की, मुस्लिम, यहूदी और ईसाई समाज ने मिलकर उज़्बेकिस्तान को एक राष्ट्र के रूप में नया गौरव प्रदान करने का कार्य किया है और इन सब से मिलकर एक मिलीजुली संस्कृति जो है यहाँ पे बनी है। अगस्त 1992 में उज़्बेकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री इस्लाम करीमोव ने भारत की पहली यात्रा की और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का नया और सुनहरा अध्याय शुरू हुआ। इन संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए बाद में भारतीय प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव जी ने भी उज़्बेकिस्तान की यात्रा की। सन 94 में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने जब दोबारा भारत की यात्रा की तो शैक्षणिक दृष्टि से वह इसलिए महत्वपूर्ण हुआ कि दिल्ली विश्वविद्यालय और JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उज़्बेक भाषा विभाग एक समझौते के तहत खुले। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2015 को उज़्बेकिस्तान की यात्रा कर इन संबंधों को संभावनाओं से भर दिया। बहुत सारे नए जो है नए समझौते दोनों देशों के बीच में हुए। उज़्बेक नाम के संदर्भ में खीवा के शासक रहे अबुल गाजी बहादुर खान 1642 से 1663 उनका समय रहा, ने अपनी किताब शजरे तुर्क में उल्लेख किया है कि उज़्बेकों ने अपना उपनाम उज़्बेक खान, जिनका समय 1312 से 1340 से है, उनसे लिया है। उज़्बेक का शाब्दिक अर्थ होता है स्व आधिपत्य या स्वतंत्र। बेक का अर्थ है आधिपति। जोजी खान का पुत्र उरुस खान जब किचपक का शासक बना तभी से उसे उज़्बेक शासकों की स्थायी रूप से पदवी की परंपरा शुरू हुई। उज़्बेकिस्तान पर कई शासकों ने शासन किया। 6वीं शताब्दी में अंकमैनियनों, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों का शासन, 2वीं ईसा पूर्व में कुषाणों का शासन और 751 ईस्वी में अरबों का शासन इस क्षेत्र पर रहा। परिणाम स्वरूप एक मिलीजुली संस्कृति के बीच यहाँ शुरू से रहे। सामानी, गजनवी और तैमूर राजवंश यहाँ के प्रमुख राजवंशों में से रहे हैं। प्राचीन सिल्क रूट या रेशम मार्ग उज़्बेकिस्तान के बुखारा और समरकंद जैसे शहरों से होकर गुजरता था, जिसकी मैंने आपसे चर्चा की। भारत और उज़्बेकिस्तान का प्राचीन इतिहास इस सिल्क रूट के ताने बाने से भरा हुआ है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से भी इन दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव मजबूत हुआ। भारत में मुगल वंश की नींव डालने वाले बाबर को भी एक महत्वपूर्ण इतिहास पुरुष के रूप में देखा जा सकता है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी यहाँ से कई विद्वान हुए जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उसमें बीजगणित के विद्वान मूसा ख्वारिज़मी, भूगोल शास्त्री
अल बरूनी, खगोल शास्त्री उलुग बेग और चिकित्सा शास्त्र के विद्वान अबू अली का नाम विश्व प्रसिद्ध है। अली शेर नवाई 1441 से 1501 उज़्बेकिस्तान के महान और श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उन पर हम लोगों ने स्वतंत्र रूप से भी बात की है और वे बाबर के समकालीन थे। मंगोलों के आक्रमण के काल में इस क्षेत्र से कई विद्वानों ने भारत को अपनी शरण स्थली बनाया। ऐसे विद्वानों में शेख जलालुद्दीन बुखारी प्रमुख हैं। अमीर खुसरो के पूर्वज भी मध्य एशिया से ही भारत में जाकर बसे थे। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मौलाना आज़ाद पुस्तकालय और रजा लाइब्रेरी रामपुर में कई उज़्बेकी विद्वानों से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ आज भी सुरक्षित रखे गए हैं। बाबरनामा के माध्यम से बाबर ने उज़्बेकिस्तान के इलाकों और भारत की प्राकृतिक सुषमा, रीति रिवाज, परंपराएं इत्यादि का विस्तार से वर्णन किया है। बाबरनामा में कई कविताएं लिखते हुए बाबर ने हिंदुस्तानी हिंदवी का प्रयोग किया। उज़्बेक बादशाह अबाइदुल्ला हसान का तुर्की में हस्तलिखित दीवान भारत में सुरक्षित है। इसी तरह काही, खरजेगी, वदी, शही इत्यादि कवियों के हस्तलिखित दीवान यहाँ उपलब्ध हैं। मध्य एशिया में तैमूर वंश के बारे में लिखा गया तारिस्वे खानदाने तिमूरिया भी भारत के खुदा बख्श पुस्तकालय में सुरक्षित है। बाबर को हिंदुस्तानी सीखने को लेकर हिंदू बेग के नाम का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि यह इब्राहिम लोदी का एक सैन्य अधिकारी था जो असंतुष्ट होकर बाबर से मिलने अदीजान चला आया था। इसका नाम इंदर था, लेकिन बाबर के बेगों में शामिल होने के बाद इसका नाम हिंदू बेग के नाम से जाना गया। अब ऐसी कहानियों के लिए कोई ठोस धरातल तो नहीं है, लेकिन ऐसे संदर्भ मिल जाते हैं। उज़्बेकिस्तान में सन 1925 के आसपास रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियों एवं कविताओं का उज़्बेकी और रूसी भाषा में अनुवाद के माध्यम से परिचय हुआ। 40 से 60 के बीच में प्रेमचंद, मोहम्मद इकबाल, मिर्ज़ा गालिब, अमृता प्रीतम, यशपाल, इन तमाम लोगों का साहित्य जो है यहाँ पे आया। मेरा अनुमान है कि करीब 40 से 50 साहित्यकारों का साहित्य उज़्बेकी में अब तक अनुवाद के माध्यम से आ चुका है। अमृता प्रीतम ने अपने जीवन में कई बार उज़्बेकिस्तान की यात्रा की और उन्होंने बहुत सारे काव्य संग्रहों में, निबंधों में उज़्बेकिस्तान से संबंधित चीज़ें लिखी हैं। जैसे उनका काव्य संग्रह काला गुलाब में मेरे ताशकंद वाले दोस्त को नाम से कविता है, और 1962 में प्रकाशित उनकी पुस्तक अतीत की परछाइयाँ में संकलित है। आंसुओं का रिश्ता, खाबिदा हुसीना, उज़्बेकिस्तान की जुल्फ जो है उसी में संग्रहित निबंध है। उज़्बेकी भाषा की कवित्री जुल्फिया से उनकी अच्छी दोस्ती रही और उनको लेकर भी उन्होंने समय समय पर चर्चा की है। प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर, यशपाल, ये सभी लोग जो है उज़्बेकिस्तान में अनुवाद के माध्यम से उनका साहित्य पहुंच चुका है। और जो उज़्बेकिस्तान के साहित्यकार हैं जो हिंदी में लिख रहे हैं, उसमें गफूर गुलाम, हमीद गुलाम, अस्कार मुहतर, हमीद अलीम जान, मिर्तोई, सईदा जुनेवा, एरकिन वहीदोवा, तमारा खोदाजेवा का नाम प्रमुख है। इसके अलावा अली सरदार जाफरी, सुभद्रा कुमारी चौहान, अमृतलाल नागर, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध, अशोक वाजपेयी और यशपाल के साहित्य पर शोधपरक आलेखों और पुस्तकों का लेखन कार्य भी यहाँ से हुआ है। डॉक्टर बेकायवा ने यशपाल के उपन्यासों पर शोध कार्य किया है। उज़्बेकी कवि कोदरी की कविता भारतीय कवित्रियों को और बाबाजान की भारत की माँ कविता भारत के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती है। इसके अलावा हाल ही में मुझे पता चला कि हमारे विश्वविद्यालय की एक पीएचडी छात्रा जो है निर्मल वर्मा पे भी काम कर रही है। उज़्बेकिस्तान और भारत के साहित्यिक संबंध को यहाँ ताशकंद में एक पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाता है। इसी तरह समकालीन भारतीय साहित्य में नई धारा, विदेश से भारत के साहित्यिक संबंध, साहित्य शास्त्र, दक्षिण भारत का साहित्य, बांग्ला साहित्य, पंजाबी साहित्य, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है। मैं खुद मैं मतलब हिंदी चेयर पे हूँ, लेकिन यहाँ पे जो पर्यटन के विद्यार्थी हैं, राजनीति शास्त्र के हैं, दर्शन शास्त्र के हैं, अर्थशास्त्र के हैं, उनको मैं भारत के संविधान, भारत के प्रमुख राजनेता, भारत में पर्यटन का भविष्य जैसे विषयों पर लगातार उनकी कक्षाओं में व्याख्यान देते रहता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे जो लाल बहादुर शास्त्री कल्चरल सेंटर है आईसीसीआर का, उसकी तरफ से लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे स्कूल जो चलता है उसमें करीब 800 विद्यार्थी हैं जो हिंदी पढ़ते हैं। इसके अलावा और वर्ल्ड लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है जिसमें हिंदी के विद्यार्थी हैं।
तो हिंदी सीखने वाले जो हैं बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे हैं। मेडिकल के बहुत सारे छात्र, हज़ारों छात्र इस बार जो है समरकंद ताशकंद में जो है मेडिकल की पढ़ाई के लिए आए, क्योंकि यूक्रेन या रशिया जो विद्यार्थी जाते थे, चूँकि वहाँ की स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, तो वो सारे विद्यार्थी जो है इस बार उन्होंने उज़्बेकिस्तान की राह ली और यहाँ पे वो अपने मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा रविन्द्रनाथ ठाकुर पर पहली बार सन 1920 में लालपुर पत्रिका में एक कविता उज़्बेकिस्तान में प्रकाशित हुई। उज़्बेकी कवि चुल्पोन ने सन 1924 में एक लंबा लेख रविन्द्रनाथ ठाकुर पे लिखा, जो शिक्षा और शिक्षक नामक पत्रिका में यहाँ प्रकाशित हुआ। पूर्व का तारा नामक पत्रिका में रविन्द्रनाथ ठाकुर की कहानियों के अनुवाद छपे। नौका डूबी उपन्यास का सन 1957 में न केवल यहाँ अनुवाद किया गया, बल्कि उसके अंशों का मंचन भी हुआ। उज़्बेकी कवि बाइको बिलोव ने गुरुदेव पर केंद्रित एक कविता ठाकुर के घर में सन 1970 के आसपास लिखी थी। अमृता प्रीतम एक ऐसी लेखिका हैं जो उज़्बेकिस्तान कई बार आई हैं और उन्होंने उज़्बेकी बच्चों के लिए खिड़कियां नाम से एक पुस्तक भी लिखी है। उनकी कई कविताओं, कहानियों और उपन्यासों के अंश उज़्बेकी भाषा में प्रकाशित हो चुके हैं। उज़्बेकी कवित्री नादिरा की कविताओं का उन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया है। उसका एक अंश हिंदी में है कि फूल खिल पड़े हैं, बुलबुल तू अपनी खामोशी तोड़ दे। ये नादिरा की कविता है जिसका अनुवाद अमृता प्रीतम ने किया है कि फूल खिल पड़े हैं, बुलबुल तू अपनी खामोशी तोड़ दे, यदि तेरे पास गीत समाप्त हो गए हैं तो इस नादिरा के कलाम में से फरियाद ले जा। तो इस तरह का अनुवाद जो है उन्होंने किया है। ताशकंद में भारतीय दूतावास सन 1993 में खुला। इसके साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार्यालय, भारत और उज़्बेक संयुक्त कारखानों समेत अनेकों संस्थाओं का संचालन यहाँ से शुरू हुआ। भारतीय दूरदर्शन का लोकप्रिय धारावाहिक रामायण, उसे उज़्बेकिस्तान टेलीविजन पर भी प्रसारित किया गया और उसका उज़्बेकी अनुवाद अमीर फैजुलाएव ने किया था। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद स्कॉलरशिप एवं केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की छात्रवृत्ति योजना द्वारा उज़्बेकी छात्रों को लगातार यह मौका मिलने लगा है कि वो भारत में जाकर हिंदी की पढ़ाई कर सकें। नमस्ते नामक कार्यक्रम से उज़्बेकी जनता को भारतीय संस्कृति से लगातार परिचित किया जाता है। इसी तरह उज़्बेकी रेडियो पर नमस्ते हिंदुस्तान कार्यक्रम प्रसारित होता है। यहाँ टेलीविजन पर महाभारत का भी प्रसारण उज़्बेकी भाषा में डब करके हुआ है, जिसके अनुवाद कार्य को अमीर फैजुलाएव ने अंजाम दिया था। तो इस तरह रामायण और महाभारत जिस तरह हिंदुस्तान में दिखाए गए, उसी तरह यहाँ पे भी उज़्बेकी में डब करके उनको दिखाया गया। राजस्थानी लेखिका रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने अपनी पुस्तक हिंदुकुश के उस पार में उज़्बेकी भाषा प्रेम को लेकर अपना लेखन कार्य किया है। उज़्बेकी लेखक शराफ रशीदोन के उपन्यास का सुधीर कुमार माथुर ने हिंदी में विजेता नाम से अनुवाद किया। ताशकंद के गफूर गुलाम प्रकाशन गृह ने उज़्बेकी कवियों का एक संग्रह उर्दू में प्रकाशित किया है, जिससे भारत में उर्दू अदब के जानकारों का इनसे परिचय हो सका। इसके उर्दू अनुवाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के प्रोफेसर कमर रईस ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1973 में कमर रईस की कविताओं का संग्रह उज़्बेकी भाषा में प्रकाशित हुआ। विश्वामित्र उपाध्याय, कन्हैयालाल नंदन और भीष्म साहनी ने उज़्बेकिस्तान से जुड़ी अपनी यात्राओं के संस्मरण और यात्रा वृत्तांत समय समय पर लिखे हैं। भारतीय साहित्य पर पहली पाठ्यपुस्तक उज़्बेकिस्तान में सन 1991 में प्रोफेसर तमारा खुजाएवा द्वारा तैयार की गई, जिसमें रविन्द्रनाथ ठाकुर, प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, कृष्णचंद्र, यशपाल, जैनेन्द्र, अमृता प्रीतम, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर जैसे साहित्यकार शामिल है। और तमेरा मैडम लगभग 1939 का उनका जन्म है, लगभग 84-85 की उम्र में भी वो आज भी सक्रिय हैं। मैं देखता हूँ विभाग में अभी भी वो खुद आती हैं और अपने व्याख्यान जो हैं कक्षाएं लेती हैं। तो ऐसे समर्पित हिंदी सेवी जो हैं यहाँ पर उज़्बेकिस्तान में हैं। विश्व हिंदी सचिवालय की साहित्यिक पत्रिका द्वारा 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के उपलक्ष्य में निकाले गए विश्व हिंदी साहित्य 2022 विशेषांक में सुश्री हुस्नोरा बोटीरेवा का उज़्बेकिस्तान में हिंदी आलेख प्रकाशित हुआ। इस आलेख के माध्यम से सुश्री हुस्नोरा बोटीरेवा बताती हैं कि हिंदी के बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कारण ही उज़्बेकिस्तान में भी विद्यार्थियों के मन में हिंदी सीखने की ललक लगातार बढ़ रही है। भारत सरकार के सहयोग से स्थापित अनेकों संस्थानों में उज़्बेकी लोग बड़ी संख्या में कार्य कर रहे हैं।
ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडी जैसे शिक्षा संस्थानों का हिंदी के अध्ययन अध्यापन में महत्वपूर्ण योगदान है। दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, उज़्बेक इंडियन फ्रेंडशिप सोसाइटी तथा उज़्बेक इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर ने भी सराहनीय कार्य किया है। इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि भारत और उज़्बेकिस्तान को लेकर लगातार आदान प्रदान के काम हो रहे हैं। हाल ही में जो है जब प्रधानमंत्री मोदी जी जुलाई 2015 में यहाँ आए तो उज़्बेकी हिंदी शब्दकोश का भी जो है लोकार्पण यहाँ पे हुआ। इसके अलावा ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी में डॉक्टर नीलूफर खोजिएवा हैं जिनकी अध्यक्षता में मैं काम कर रहा हूँ, और हाल ही में फिजी में जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ उसमें उनकी हिंदी सेवा के लिए भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया। वो अनुवाद के क्षेत्र में लगातार काम कर रही हैं, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में लगातार काम कर रही हैं। इसके अलावा प्रेमचंद की हिंदी भाषा में उज़्बेकिस्तानी अनुवाद पर रिसर्च का काम हो रहा है। यहाँ से बच्चे पीएचडी कर रहे हैं। भाषा विज्ञान से संबंधित ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन वो हिंदी से जुड़े विषयों को लेकर लगातार पीएचडी और शोध का कार्य कर रहे हैं। एमए के बच्चे हैं। तो पूरा जो माहौल है हिंदी अध्ययन अध्यापन का बहुत सकारात्मक है, और मुझे भरोसा है कि जिस तरह के आदान प्रदान की स्थितियां बनी हुई हैं उनसे जो है भविष्य जो है दोनों देशों का बहुत उज्ज्वल है, क्योंकि वहाँ पे जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है उज़्बेक विभाग का खुलना, यहाँ पे हिंदी का इतने बड़े पैमाने पर अध्ययन अध्यापन बहुत सी सकारात्मक स्थितियों की तरफ इशारा कर रहा है। समग्र रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदी प्रचार प्रसार की दृष्टि से उज़्बेकिस्तान मध्य एशिया में उम्मीदों के प्रकाश का एक ऐसा अंतःकेंद्र बनकर उभरा है जो हिंदी जगत की आंखों में नाच उठे। भारत और उज़्बेकिस्तान दोनों ही उस सपने से परिचित हैं जो आपसदारी एवं विश्वास के कंधों पर खड़ा हुआ है। अपनी भाषा और संस्कृति के वैश्विक विस्तार में ये दोनों राष्ट्र एक साथ हैं। अपनी भाषा और संस्कृति के माध्यम से मानवीय करुणा, विश्वास, संवेदना का सौंदर्य पूरे विश्व में बिखेरने के लिए ऐसी साझेदारी दोनों राष्ट्रों के हित में है। भाषाई मेलजोल दरअसल खुशबू से भरे हुए रंग हैं जो फासलों के गुबार को दरकिनार कर छन कर आती हुई उम्मीद को अपनी कोह में बसा सजाते हैं और संवारते हैं। इस तरह ही भाषाई साझेदारी भविष्य के भारत और उज़्बेकिस्तान के लिए निश्चित ही प्रगति के नए आयाम गढ़ेगी। इन्हीं एक तरह से विचारों के साथ और इस तरह की सोच को साकार करने के लिए जिस तरह और जितना भी हो सके उस योगदान को भी ध्यान में रखते हुए मैं लगातार यहाँ रहते हुए कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी और उज़्बेकी की जो आदान प्रदान की स्थितियाँ हैं उसमें कुछ बेहतर काम हम लोग कर सकें। जैसे उज़्बेकिस्तान की लोक कथाओं को लेकर मैं उनका अनुवाद कर रहा हूँ, बहुत जल्दी जो है उसका एक संग्रह मैं लाने की तैयारी में हूँ। इसके अलावा ताशकंद और उज़्बेकिस्तान से जुड़ी कविताओं का एक संग्रह मैं सोच रहा हूँ कि हम यहाँ पे लाएं, और यहाँ के जो समकालीन कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, उनकी कहानियों और उपन्यास अंशों का अनुवाद एक पुस्तक के रूप में आ जाए। हिंदी के जो समकालीन कथाकार रचनाकार हैं उनका उज़्बेकी भाषा में अनुवाद होकर उनका एक संग्रह आ जाए। तो ये तमाम योजनाएं भविष्य के लिए मैंने बनाई हैं। अब मैं यहाँ कितने दिनों रहता हूँ और कितना मुझे समय मिल पाता है, लेकिन जितना भी है मैं कोशिश करूँगा कि इसको अकादमिक रूप से समृद्ध करने का, ताकि ये जो अवसर मिला है मैं उसको जो है दोनों देशों में हिंदी अध्ययन अध्यापन की प्रगाढ़ता के एक अच्छे समय के रूप में मैं उसको परिभाषित करने और करवाने में सफल हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।